हाय गाइस, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं अंशिता जिंदल, आप सबके बिजनेस स्टडीज की टीचर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, विच इज अवर चैप्टर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। Which is our chapter of nature and significance of management। हम इस पूरे चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी ये वन शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम अराउंड 30 to 40 मिनट्स में पूरे के पूरे चैप्टर को स्टार्ट से लेके एंड तक खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें मैं हर एक सिंगल टॉपिक को समझाने वाली हूँ, कोई भी टॉपिक हम यहाँ पर स्किप नहीं करने वाले। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है इस चैप्टर का, दैट इज अबाउट मैनेजमेंट इटसेल्फ, कि मैनेजमेंट होती क्या है। ठीक है, तो देखो ये जो डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। ये डेफिनेशन आप लेमन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। मैनेजमेंट की देखो डेफिनेशन हमें क्या बोलती है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन बोलती है दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। क्यों करना है हमें काम? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमें क्या बोलती है। इस पूरी डेफिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स में आपके लिए डिवाइड किया है। एक बार हम पढ़ेंगे व्हाट, एक बार हम पढ़ेंगे व्हाई एंड फिर एक बार हम पढ़ेंगे हाउ। इस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप पूरी डेफिनेशन को बहुत इजीली, बहुत जल्दी याद कर सकते हो। देखो मैनेजमेंट की डेफिनेशन को अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन बोलती है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? गेटिंग थिंग्स डन। कुछ कामों को पूरा करने का प्रोसेस है मैनेजमेंट। क्यों कर रहे हैं हम ये सारे काम? क्यों कर रहे हैं हम अपने काम को पूरा? अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए, गोल्स को मीट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम ये काम? हम अपने सारे काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करना चाहते हैं। देखो जो हमारा मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट में हमें ना बहुत सारे अलग अलग काम करने होते हैं। जैसे कि अभी तक आपने आपकी बुक में देख लिया होगा, जो आपकी बुक नंबर 1 है, पूरी की पूरी मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। उसमें हम प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। वो सारे मैनेजमेंट का ही पार्ट है। वही सारे काम हम मैनेजमेंट के अंडर करते हैं। उन्हीं सभी कामों को करना, उसी चीज के प्रोसेस को मैनेजमेंट बोला जाता है। क्यों कर रहे हैं हम ये काम? अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। एंड कैसे करते हैं हम ये काम? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। पूरे डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके याद करोगे, बहुत जल्दी याद आपको डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स आते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़े से हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहली चीज मेरे पास आती है इफेक्टिवनेस, और दूसरी चीज मेरे पास आती है एफिशिएंसी। इन दोनों वर्ड्स को देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों वर्ड्स, बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है हमारे एग्जाम में। बहुत बहुत आसान डिफरेंस है इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफ यू कैन सी, इफेक्टिवनेस में मैंने टी को कैपिटल किया है एंड एफिशिएंसी में मैंने सी को कैपिटल किया है। यही 2 वर्ड्स हमें हेल्प करेंगे इनका मतलब समझाने में। इफेक्टिवनेस के टी का मतलब है टी फॉर टाइम, एंड एफिशिएंसी के सी का मतलब है सी फॉर कॉस्ट। इफेक्टिवनेस में हमें अपने टाइम को सेव करना है एंड एफिशिएंसी में हमें अपनी कॉस्ट को सेव करना है। इफेक्टिवनेस मुझे क्या बोलता है कि मुझे जो भी काम दिया गया है, मुझे उस काम को मिनिमम टाइम में कंप्लीट करना है। एंड एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट मुझे क्या बोलता है कि मुझे जो भी टास्क दिया गया है, मुझे वो काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक काम है कि हमें फॉर एग्जाम्पल एक दिन के अंदर अंदर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं एंड 500 रुपीज का रॉ मटेरियल यूज करके मुझे उस सामान को प्रोड्यूस करना है, तो अगर मैंने एक दिन के अंदर अंदर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, यानी कि मैंने ऑन टाइम काम कंप्लीट कर दिया, तो क्या हम बोलेंगे कि हम इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर मैंने 500 रुपए के रॉ मटेरियल के साथ मैंने एक पैसा भी फालतू नहीं खर्चा, 500 के 500 रुपए में मैंने काम खत्म कर दिया, 500 का 500 एक रुपए भी मैंने नहीं होने दिया, पूरा जो पैसा था उसी पैसे में मैंने काम खत्म कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे? हम एफिशिएंट है, हमारी एफिशिएंसी है। और हम मैनेजमेंट से, अपने एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज इफेक्टिव भी होने चाहिए एंड हमारे एम्प्लॉयज एफिशिएंट भी होने चाहिए। यानी कि हम अपने एम्प्लॉय से, हम अपने मैनेजर से, अंडर मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो अपना काम है वो टाइम पर भी करिए एंड जो मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट है उसके अंदर जो है आप सारी प्रोडक्शन करिए, उसके अंदर जो है आप सारे के सारे काम अपने कंप्लीट करिए। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमने क्या बोला
कि मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, अपने काम को इफेक्टिवली भी करते हैं एंड एफिशिएंटली भी करते हैं। यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक मैनेजर से कि आप अपने काम को विद इन द गिवन टाइम फ्रेम भी कंप्लीट करेंगे एंड विद इन द गिवन कॉस्ट भी आप अपने काम को कंप्लीट करेंगे। तो ये तो हो गई मैनेजमेंट की डेफिनेशन। अब इससे आगे चलते हैं, इससे अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास देखिए क्या आता है। इससे अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखो हमारे पास क्या है इन टोटल। पहली है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक एंड इंटैंजिबल। देखो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक एक करके मैं सबको समझाऊंगी, लेकिन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स समझने से पहले एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताती हूँ जो सुन के आप डेफिनेटली बहुत खुश होने वाले हो। अब देखो अगर आपने आपकी बिजनेस स्टडीज की बुक देखी है, आपकी बुक नंबर 1 जो है, आपने अपनी बुक नंबर 1 में देखा होगा कि जो बुक नंबर 1 है आपकी, इट इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। उसमें सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में सारी बातें करी गई हैं। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स, जैसे कि हमारा प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, बहुत सारी चीजें, एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट हमने हमारी बुक नंबर 1 में किया है। बहुत सारे हमारे चैप्टर्स हैं, अराउंड 7 to 8 चैप्टर्स हमारे बुक 1 में है। एक बोनस पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, हर पर्टिकुलर चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में किसी भी चीज की अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलूं मैं या मैं बोल दूं आपको फीचर्स, तो किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूछ ले जाए या फीचर्स आपको पूछ ले जाए, आप यही सेम पॉइंट लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के अंडर ही हम प्लानिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो जो काम हम मैनेजमेंट के अंडर कर रहे हैं उन सभी चीजों की भी तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सो चाहे हम आपसे पेपर में मैनेजमेंट की फीचर्स पूछे, चाहे प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, स्टाफिंग के, डायरेक्टिंग के, कंट्रोलिंग के, किसी के भी फीचर्स आपसे पेपर में पूछ लिए जाए, आप इन्हीं 6-7 पॉइंट्स को याद कर लीजिए और हर पेपर में, हर पर्टिकुलर चैप्टर में किसी भी चीज के अगर फीचर्स पूछे जाए, आप सेम पॉइंट्स डेफिनेटली लिख सकते हो, आपके मार्क्स कोई भी कट नहीं कर सकता। अब समझते हैं इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को। यही कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हमें याद करने हैं जो आपको हर चैप्टर में काम आने वाले हैं। पहला हमारा फीचर आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया है, बिगिनिंग। यानी कि सबसे पहला काम हमें मैनेजमेंट में क्या करना है, अपने गोल के बारे में बताना है कि हमारा गोल अल्टीमेटली क्या होने वाला है। अब गोल हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा गोल हो सकता है कि हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, हमारा गोल हो सकता है कि हमें अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करना है, हमारा गोल हो सकता है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है, हमारा गोल हो सकता है कि अगले 1 साल में हमें अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है। कुछ भी गोल हो सकता है एक बिजनेस का, आपको पहले अपना गोल सेट करना है और फिर उस गोल के अकॉर्डिंग आपको जो है काम करना है, आपको मैनेजमेंट करनी है। अगेन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कुछ भी करना है, कैसे करोगे, उस गोल के बेसिस पे करोगे। पहले गोल सेट करोगे और जो भी तुम काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग एनीथिंग, आप हर काम कर रहे हो अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, जो गोल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा सेम रहने वाला है। दूसरी चीज मेरे पास आती है परवेसिव। परवेसिव के सामने मैंने क्या वर्ड लिखा है, एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब है हर जगह, एवरीवेयर। फिर चाहे आप मैनेजमेंट इंडिया में कर रहे हो या चाहे आप मैनेजमेंट यूएसए में कर रहे हो, मैनेजमेंट हर जगह करी जाएगी। फिर चाहे आप मैनेजमेंट एक स्कूल में कर रहे हो या आप मैनेजमेंट एक हॉस्पिटल में कर रहे हो या आप मैनेजमेंट किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस में कर रहे हो, हर बिजनेस में मैनेजमेंट करी जाएगी। सो एवरीवेयर का क्या मतलब है, आप किसी भी देश में, किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट कर रहे हो, मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी बिजनेस, कोई भी देश, कुछ भी बिना मैनेजमेंट के नहीं चल सकता। यहाँ पर एक बहुत फेमस कोट मुझे याद आती है, बोला जाता है एनीथिंग, एक बहुत फेमस कोट यहाँ पर मुझे याद आती है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, किसी भी चीज में से अगर मैं मैनेजमेंट माइनस कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आता है, जीरो। यानी कि कोई भी चीज बिना मैनेजमेंट के मुझे जीरो रिजल्ट देती है। तो रिजल्ट अगर निकालना है किसी भी चीज से, मैनेजमेंट हर जगह, हर चीज में आपको करनी ही पड़ेगी। तीसरा मेरे पास पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल, मतलब वर्क
पीपल एंड ऑपरेशंस, तीन चीजों की मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी करी जाती है। पहला चीज क्या है? काम। आप जो भी काम कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, हर काम को मैनेज करना पड़ेगा। काम मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, फिर चाहे वो आपका एचआर डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आपका सेल्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आपका फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो सकता है। हर डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आपको आपके काम को मैनेज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर प्रोसेस के अंडर प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, स्टाफिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है? पीपल, लोग। अब देखो काम करेगा कौन? आपने डिपार्टमेंट बना दिया कि डिपार्टमेंट, मैंने एचआर डिपार्टमेंट बनाया, सेल्स का बनाया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट बनाया, उन डिपार्टमेंट्स में काम करेगा कौन? काम करेंगे हमारे लोग, हमारे एम्प्लॉइज, हमारे पीपल, पर्सोनल। अब उन लोगों को मैनेज करना भी तो हमारा काम है। उन लोगों की ग्रीवियंसेस को देखना पड़ेगा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट देना, उनको अच्छी सैलरी देना, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना, ये सारा भी तो हमारा काम है। तो अपने लोगों को मैनेज करना भी हमारा काम है। एंड नंबर 3 पे हमारे पास आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशन से हमारा मेन मतलब होता है वो काम जिसके लिए हमारा बिजनेस बना है, जिसमें हम मेनली किसको इंक्लूड करते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज को, प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी हमारे काम है, रॉ मटेरियल परचेज, एनीथिंग, कन्वर्जन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड, कोई भी काम प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको हमें जो है मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम मैनेजमेंट में मेजरली 3 चीजों को मैनेज करते हैं। एक वर्क, जिसमें हमारे सारे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, एचआर का, सेल्स का, मार्केटिंग का, फाइनेंस का, अकाउंटिंग का, हर चीज का। फिर हमारे पास आते हैं लोग, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हमें उनको मैनेज करना है। और फिर मेरे पास आते हैं ऑपरेशन, यानी मुझे अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को भी मैनेज करना पड़ेगा। फिर मेरे पास आता है अगला पॉइंट, कंटिन्यूअस, यानी कि मुझे मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली रेगुलरली करनी है। अब देखो, अगर आपको क्लास 11th में याद हो, आपने पढ़ा होगा बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, है ना? कि अगर मैंने एक बार अपना सेकेंड हैंड आईफोन बेचा, वो बिजनेस नहीं है। अगर मैं रोज रोज ये काम करूंगी तो बिजनेस होगा। अरे अब अगर मैं बिजनेस रोज रोज कर रही हूँ तो मैनेजमेंट क्यों नहीं रोज रोज करूंगी? सो हमें जो है मैनेजमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक बार एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया, एक बार उनको रखा और फिर काम खत्म। नहीं, मुझे रोज रोज डेली बेसिस पे रेगुलरली मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगली चीज है ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी ये होती है। एक अकेले पर्सन में ना तो इतने स्किल्स होते हैं, हम बोलते हैं ना हमारी एक्सपर्टीज नहीं है ना? तो ना तो एक अकेले पर्सन में इतनी एक्सपर्टीज होती है कि वो सारे काम कर ले, और ना ही उसके पास इतना टाइम होता है कि वो सारे काम कर ले। सो दैट इज वाई मैनेजमेंट हमेशा एक टीम एक्टिविटी है। बहुत सारे लोग आते हैं, सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं, सब लोग इकट्ठे मिलके काम करते हैं, तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकती है। अगली चीज है डायनामिक, यानी कि चेंज। अब देखो एक चीज समझो, हमारा जो बिजनेस है वो कभी भी सेम तरीके से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे। कभी सरकार पॉलिसी चेंज कर देगी, कभी कोविड आ जाएगा, कभी अर्थक्वेक, फ्लड आ सकता है, कभी हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा सकते हैं, कभी कोई नया कॉम्पिटिटर आ सकता है मार्केट में। तो बहुत सारी चीजें डेली बेसिस पर चेंज होती है। हमारे मैनेजर्स को भी अकॉर्डिंगली डेली बेसिस पर चेंज करना पड़ेगा अपने स्टाइल को। मैनेजर्स को कभी बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कभी बहुत लीनियंट होना पड़ेगा, कभी प्यार से डील करना होगा, कभी गुस्से से। मैनेजर्स को अपना मैनेजमेंट स्टाइल भी टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा। मैनेजर्स को टाइम टू टाइम अपडेट होना पड़ेगा। कभी कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो वो उनको सीखना पड़ेगा, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, आपको हर चीज आनी चाहिए। टाइम के साथ बदलाव तो जरूरी है। तो डायनामिक एक्टिविटी है, आपको टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट हमारे पास इसमें आता है इंटेंजिबल। मैनेजर्स जो कुछ करते हैं, मैनेजमेंट जो कुछ करती है वो इंटेंजिबल है। हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो मैनेजमेंट ना कोई चीज नहीं है कि मैंने ये पेन आपको दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट क्या है? एक सर्विस है। मैनेजमेंट क्या है? एक सर्विस है, जो सर्विस हम दे रहे हैं किसी दूसरे को। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सर्विस है। आप इसको फील कर सकते हो कि आपको समझ आ रही है। ऐसे ही मैनेजर्स अपनी सर्विस देते हैं एक कंपनी में। तो मैनेजर्स की जो
काम होते हैं, वो एक सर्विस है, तो इसीलिए आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ फील कर सकते हो कि मैनेजर्स ने सब कुछ अच्छे से डिसिप्लिन्ड वे में मैनेज किया हुआ है। सो मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। सो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखो हमने इन टोटल पढ़े मैनेजमेंट के। एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, परवेसिव है यानी हर जगह होती है, मल्टी डायमेंशनल है यानी 3 डायमेंशंस होते हैं, वर्क, पीपल, ऑपरेशंस, एंड कंटिन्यूअस है कि हमें लगातार करनी रहती है, ग्रुप एक्टिविटी है, लोग साथ मिलकर करते हैं, डायनामिक है, टाइम टू टाइम चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल चीज है, हम इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं। तो यही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आप हर पर्टिकुलर चैप्टर में लिखकर आ सकते हो, फिर चाहे मैनेजमेंट का पूछे, प्लानिंग का पूछे, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, किसी के भी फीचर्स पूछे, आप सेम फीचर्स लिखकर आ सकते हो बेझिझक। ठीक है जी, चले आगे चलते हैं। अगला मेरे पास पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? गोल। क्यों कर रहे हैं हम मैनेजमेंट, क्या क्या आउटपुट निकालना चाहते हैं हम मैनेजमेंट करके? तो देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, 3 वर्ड्स याद रख लो, OPS। OPS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, OPS मतलब O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, P फॉर पर्सनल गोल्स एंड S फॉर सोशल गोल्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी कंपनी के 3 गोल्स होते हैं, किसी भी मैनेजमेंट के, किसी भी मैनेजर के 3 गोल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, सोशल गोल्स एंड पर्सनल गोल्स। देखो आपका अपने पर्सनल लेवल पे आप सोचो, सबसे पहले इंसान अपने खुद के बारे में सोचता है, फिर वो अपने परिवार के बारे में सोचता है, और फिर वो दुनियादारी के बारे में सोचता है। कंपनी भी यही करती है, आप सबसे पहले अपने बारे में सोचोगे यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर आप अपने लोगों के बारे में सोचोगे, अपने घर वालों के, अपने परिवार के बारे में सोचोगे, और फिर जाके आप सोसाइटी के बारे में सोचोगे, जब आप पहले दोनों से सोच के खत्म आपका काम हो जाए। अब अपने बारे में क्या सोचोगे? सबसे पहले तो ये सोचोगे ना कि मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं है, फिर थोड़ी सोचोगे कि गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, फोन भी चाहिए। नहीं, सबसे पहले क्या चाहिए? जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो कंपनी क्या सोचेगी अपने बारे में? सबसे पहले मुझे सर्वाइवल चाहिए, यानी कि मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, पर मुझे क्या चाहिए? लॉस भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना पैसा मिलता रहे कि मेरा बिजनेस मार्केट में सरवाइव कर सके, मेरी दुकान मार्केट में खुली रहे, दुकान बंद करने की नौबत ना आए। बिजनेस ये सोचेगा कि लॉस भी ना हो। फिर धीरे धीरे जब आप सरवाइव करने लग गए, आपका एक अच्छा कस्टमर बेस बन गया, लॉयल कस्टमर बेस बन गया, तब आप सोचोगे कि अब मुझे थोड़ा सा अपना को जो है इम्प्रूव करना है ताकि मैं प्रॉफिट कमाऊं। क्योंकि देखो जब तक प्रॉफिट नहीं कमाओगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे ना, तब तक तो सिर्फ वही है कि जितना लगाया उतना ही वापस आ रहा है, कुछ मिल तो रहा नहीं है, कब तक अपने घर से पैसे लगाते रहोगे? तो अब क्या है, आपको प्रॉफिट कमाना है। क्यों प्रॉफिट कमाना है? ताकि उस प्रॉफिट को कमा के आप री इन्वेस्ट कर सको और अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सको। तो धीरे धीरे बिजनेस क्या चाहता है, मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने लग जाऊं, और फिर जब आप रोटी कपड़ा मकान भी कमाने लग गए, आपका सर्वाइवल भी हो गया, आप प्रॉफिट भी कमाने लग गए, फिर बिजनेस सोचेगा अब मुझे ग्रोथ करनी है, मुझे 2 ब्रांचेस और खोलनी है, मुझे 4 ब्रांचेस खोलनी है, मुझे एक्सपैंड करना है, अब मुझे जगह जगह अपनी ब्रांचेस खोलनी है। तो सबसे पहले बिजनेस चाहता है सर्वाइवल। सर्वाइवल माने कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाऊं मैं। फिर हमें क्या चाहिए? थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट चाहिए। क्यों चाहिए हमें प्रॉफिट? ताकि हम ग्रो कर सके, हम कुछ ना कुछ री इन्वेस्ट अपना अमाउंट कर सके। एंड फिर हमें क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए कि हम जो है एक्सपेंशन कर सके और अपने बिजनेस को बड़ा बना सके। नंबर 2 पे हमारे पास आता है, ये हो गए देखो सबसे पहले हमारे O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अपने खुद के बारे में ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के थ्रू। फिर आप सोचोगे अपने परिवार के बारे में, यानी कि अपने एम्प्लॉयज के बारे में। कंपनी का परिवार कौन है? उसके एम्प्लॉयज। तो फिर हम क्या सोचेंगे? अपने एम्प्लॉयज के बारे में, अपने पर्सोनल के बारे में, P फॉर पर्सनल या पर्सोनल। हम उनको क्या देंगे? फाइनेंशियली पैसा अच्छा देंगे, कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे, ऐसी सैलरी देंगे जो हमारे कॉम्पिटिटर्स भी सेम काम के लिए दे रहे हैं। अच्छा सोशल स्टेटस हम उनको देंगे। ठीक है जी, अपनी कंपनी का हमारा नाम अगर होता है मार्केट में तो एम्प्लॉयज को खुशी होगी ऐसी कंपनी में काम करने में, एम्प्लॉयज को एक अच्छा हम पोजीशन देंगे। एंड लास्टली हायर लेवल नीड्स हम उनकी पूरी करेंगे, हम उनको एक हायर लेवल
की पोजीशन देंगे अपनी कंपनी में, उनको जो है और ज्यादा प्राउड फील करवाएंगे, उनको खुश फील करवाएंगे। हम फाइनेंशियली तो उनको सब कुछ दे ही रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल नीड्स भी पूरी करेंगे हम उनकी। हम उनको जो एक अच्छा स्टेटस सिंबल देंगे, हम एक अच्छा उनको क्लाइमेट देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, एक अच्छा टीम देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हमारे एम्प्लॉयज, हमारा परिवार खुशी खुशी रह सके बिना किसी लड़ाई के। लास्ट हमारे पास आता है सोशल। अब मैं सोसाइटी के बारे में देखूंगी। सोसाइटी के बारे में क्या देखूंगी? मैं डोनेशंस करूंगी, गरीबों के लिए दान करूंगी, उनकी हेल्प करूंगी। मैं पॉल्यूशन से बचूंगी, मैं किसी भी चीज में पॉल्यूशन ना क्रिएट करूं, ऐसे काम करूंगी मैं। कुछ भी प्रोडक्शन कर रही हूँ, पोल्यूशन फ्री प्रोडक्शन में कर रही हूँ। फिर हम क्या करेंगे? हम कोई भी सोशल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हम स्कूल्स ओपन अप करवा सकते हैं, हॉस्पिटल्स ओपन अप करवा सकते हैं, उसमें डोनेशंस दे सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करें। अगर पानी, हवा, किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम उन प्रॉब्लम्स को देखें, उनको रिकॉग्नाइज करें, उनके बारे में बात करें ऑन अ सोशल लेवल, ऑन अ बिगर लेवल, और उसमें अपना कुछ भी फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन करें। या नंबर 1, हम अपने सोसाइटी को खराब ना करें, एंड नंबर 2, सोसाइटी को और अच्छा करें डोनेशंस देके, लोगों की हेल्प करके। तो ये हमारे OP&S 3 क्या हो गए? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अब क्या है? OPS ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। सो OPS ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, सोशल, याद हो गया, बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अगली चीज मेरे पास आती है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये मैं नहीं समझाऊंगी, क्यों? क्योंकि जो हमने अभी तक पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस हम वहीं से फाइंड आउट कर लेंगे, कोई भी नया पॉइंट इसमें नहीं आने वाले। देखो, पहला चीज इंपॉर्टेंस में क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब देखो, ये तो मैंने सबसे पहले आपको बताया, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट किस चीज में हेल्प कर रही है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप के गोल्स को पूरा करने में मदद कर रही है। हो गया। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या था? सी कैपिटल था, सी फॉर कॉस्ट। एफिशिएंसी बढ़ना मतलब हम मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में काम कर रहे हैं। हम जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, बहुत मिनिमम इनपुट के साथ बहुत सारा आउटपुट हम प्रोडक्शन में निकाल रहे हैं। अगली चीज मेरे पास आती है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक यानी कि चेंज। मैनेजमेंट जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो इजीली अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकती है। कोविड आया, कोई बात नहीं, ऑफलाइन नहीं कर रहे, ऑनलाइन शुरू कर लेंगे बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने नया रूल पास किया, कोई बात नहीं, हम सारे रूल्स के साथ कंप्लायंस कर लेंगे। तो मैनेजमेंट अगर अच्छी हो, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो बहुत जल्दी हर तरीके की चेंज को अपना लेती है। अगली चीज है, इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या थे हमारे? एम्प्लॉयज से रिलेटेड, एम्प्लॉयज को फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट करना है हमें, ठीक है। एंड लास्ट, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि नंबर 1, सोसाइटी में कुछ भी खराबी नहीं करनी, पोल्यूशन नहीं करना, कुछ भी गलत नहीं करना, करप्शन नहीं करना। एंड नंबर 2, सोसाइटी को बेहतर जगह बनाना है जीने के लिए। हमें क्या करना है? डोनेशंस देनी है, लोगों की हेल्प करनी है, किसी भी सोशल इशू को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो ये तो सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके। तो जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उन सभी को मिक्स मैच करके, ब्लेंड करके आप अपनी तरफ से भी खुद भी इंपॉर्टेंस बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट बुक में लिखे हमें वही लिखने हैं। आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, आपको अगर ऑब्जेक्टिव्स याद है, आप उन्हीं को मिक्स मैच करके, ब्लेंड करके इंपॉर्टेंस वहीं से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है जी। चलो, आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली आस्क कर सकते हैं। अगली चीज, इंपॉर्टेंट चीज एक और मेरे पास यहाँ पर आती है, दैट इज माई नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 तरीकों से हम पढ़ेंगे, एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन, ठीक है जी। अब पहले मैं आपको मतलब समझा देती हूँ, आर्ट क्या है, साइंस क्या है, प्रोफेशन क्या है, फिर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट तीनों में से क्या है। आर्ट का मतलब होता है एक कला। आर्ट क्या है? कला। म्यूजिक एक कला है, डांस एक कला है, पेंटिंग एक कला है। तो आर्ट एक कला है, यानी कि आप अपनी जो है पर्सनल स्किल्स को इसमें यूज करते हो, आप अपनी पर्सनल ट्रेनिंग को, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इसमें यूज करते हो, और उसके बेसिस पर आप अपना काम करते हो, अपनी कला को निखारते हो, जितना ज्यादा काम करते हो उससे। दूसरे नंबर पर आता है साइंस। साइंस क्या होती है कि हमारे पास ना एक फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए,
साइंस क्या है, साइंस बोलती है एक एप्पल ऊपर से गिरा, यानी कि ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी का लॉ बन गया, इसको आप या मैं या कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। तो साइंस बोलता है कि हमने तो भैया लॉज फिक्स कर दिए, ऐसे ही सब कुछ होगा, एक फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इसकी होती है। और प्रोफेशन क्या था, ये तो क्लास 11th में हमने पढ़ा था। डॉक्टर, सीए, ये सारे प्रोफेशन होते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं और बदले में प्रोफेशनल फीस लेते हैं। तो ये हमारी तीन चीजें, इन्हीं की बेसिस पे हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है। देखो, सबसे पहले आता है मेरे पास मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब देखो, क्या मैनेजमेंट एक साइंस है, यस और नो? तो हाँ, मैनेजमेंट एक साइंस तो है, बट मैनेजमेंट हमारी जो है इज नॉट एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट 100% एग्जैक्ट साइंस नहीं है एंड अप्लाइड साइंस। मैनेजमेंट जो है 100% एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। हम इसको साइंस तो मानते हैं पर अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड जो है मैनेजमेंट नहीं है, जस्ट लाइक अवर साइंस। तो क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? यस। क्या इसकी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस, इसकी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। देखो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरी जो बुक है आपकी मैनेजमेंट की बुक है, ऐसे ही आगे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बीबीए, एमबीए, आईआईएम से, बहुत इंस्टीट्यूट से जो मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है क्या मैनेजमेंट की? यस। देखो, जैसे साइंस में हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग केमिकल्स के साथ, वैसे ही मैनेजमेंट में भी हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग लोगों पे, अलग अलग टीम्स के ऊपर, अलग अलग कंडीशंस में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और चेक करते हैं कि अगर लोगों को प्यार से ट्रीट किया जाए तो कैसा बिहेव करेंगे, स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट किया जाए तो कैसा बिहेव करेंगे। बहुत एक्सपेरिमेंट हमारे जो है बड़े बड़े मैनेजर्स करते हैं। तो यस, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। यूनिवर्सली वैलिड, क्या यूनिवर्सली वैलिड है? हाँ। तो देखो, हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट की जो हम पढ़ाई करते हैं, ये यूनिवर्सली वैलिड है पूरी दुनिया में। यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब पूरी दुनिया में क्या ये वैलिड है? हाँ, ये वैलिड है। अगर आप एक जगह से मैनेजमेंट की पढ़ाई करोगे, वो पढ़ाई आपकी पूरी दुनिया में वैलिड होगी। बस हाँ, देखो, ये थोड़ा सा फर्क होता है कि जो मैनेजमेंट है ना, ये किसके ऊपर करी जाती है। देखो, जो साइंस होती है वो किसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, केमिकल्स और इन सब चीजों के साथ हम साइंस करते हैं। पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हम किन के साथ करते हैं? मैनेजमेंट हम करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ। ह्यूमन बींग्स को मैनेज करें। और कोई भी दो ह्यूमन बींग्स ना सेम नहीं होते। किसी का एंगर इश्यूज है, कोई प्यार से समझता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट है। इसी वजह से यूनिवर्सली वैलिड तो है, बट अलग अलग तरीके से थोड़ी सी ना हम इसको अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है। कोई मैनेजर सेम चीज को, सेम रूल को प्यार से हैंडल करेगा, प्यार से अप्लाई करेगा। कोई मैनेजर सेम रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई करेगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मैनेजर्स समझते हैं, एक्सपेरिमेंट्स को एग्री करते हैं, पढ़ाई को करते हैं, पर उसको अपने तरीके से अप्लाई करते हैं, क्योंकि इंसान कर रहे हैं यार, हमारे पास कोई फिक्स केमिकल, कोई फिक्स पावर्स तो है नहीं। तो इसीलिए एग्जैक्ट साइंस नहीं है, बल्कि क्या है, अप्लाइड साइंस मैनेजमेंट एक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? तो हाँ, मैनेजमेंट एक आर्ट है। कैसे? इट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज है। हाँ, मैंने ऑलरेडी बताया, मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज है, आर्ट की भी होती है, मैनेजमेंट की भी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तो क्या मैनेजमेंट की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? होती है। हर मैनेजर, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, हर मैनेजर अपने हिसाब से मैनेजमेंट करता है। आप जितने साल मैनेजमेंट करोगे, हर साल आपका खुद का बिहेवियर चेंज होता चला जाएगा। अगेन, कभी आप प्यार से डील करेंगे, कभी आप गुस्से से डील करेंगे, कभी आप बहुत स्ट्रिक्टली डील करेंगे, कभी आप बहुत ही ऑन टाइम पे हर चीज करना चाहेंगे, कभी आप इजीली लेंगे चीजों को, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिले चलता है। लोग अलग अलग तरीके से होते हैं, तो हर कोई अपनी पर्सनलाइज तरीके से एप्लीकेशन करता है। एंड लास्टली, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आपकी खुद की प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर ये बेस्ड होती है। अगेन अ बिग यस। आप देखो, एक चीज सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल सैलून। ठीक है, हम सैलून में जाते हैं अपने हेयर कटिंग करवाने, मेकअप करवाने, बहुत काम करवाने।
क्या हर सैलून में जो लोग होते हैं वो सेम तरीके से काम करते हैं? नहीं करेंगे। आपको हर बार आप देखोगे हर सैलून में हर तरीके हर जो पर्सन होता है वो अलग तरीके से कटिंग करता है, सबका एक अपना पर्सनल स्टाइल होता है। सिमिलरली आप डॉक्टर के पास जाओगे, हर डॉक्टर का पेशेंट को ट्रीट करने का अलग स्टाइल होता है। आप लॉयर के पास जाओगे, हर लॉयर का केस को अप्रोच करने का अलग स्टाइल होता है। ऐसे ही जो मैनेजमेंट है, हर मैनेजर का एक अपना खुद का स्टाइल होता है। वो स्टाइल कैसे आता है? बार बार ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके, ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके, एक्सपीरियंस लेके हमारे पास जो है ये सारा स्टाइल आता है, और उसी के बेसिस पर जो है क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल कर आती है, उसी के बेसिस पर आप एक अच्छे या बुरे मैनेजर बनते हैं। ठीक है जी। सो हाँ, मैनेजमेंट पूरी तरह से एक आर्ट है, क्वालिफाई करती है। फिर हमारे पास आता है, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बोलते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट एक फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है आज की डेट में, बट क्या पता कल को बन जाए, लेकिन आज की डेट में तो नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास आती है, क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस 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 मैम, 3 बार पढ़ चुके हैं, अब तो याद भी हो गया होगा। हाँ, मैनेजमेंट की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। फिर है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या मैं आपको रोक सकती हूँ एक मैनेजर बनने से, हाँ या ना? तो इसका आंसर है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपको एक डॉक्टर बनने से रोक सकती हूँ? अरे रोका तो हुआ है। डॉक्टर तभी बन सकते हो जब एमबीबीएस करोगे। क्या मैं आपको सीए बनने से रोक सकती हूँ? रोका तो हुआ है। सीए तभी बनेंगे जब आप आईसीएआई, जो इसका इंस्टीट्यूट है, उसके सारे एग्जाम्स क्लियर करके एक डिग्री लेंगे, एक लाइसेंस लेंगे। क्या आप लॉयर बन सकते हैं? नहीं बन सकते जब तक आप एलएलबी नहीं कर लेते। तो ये सारे प्रोफेशंस हैं, ये सारे प्रोफेशंस में आप तभी ही जा सकते हो जब आपने इनके पर्टिकुलर डिग्री ले ली। लेकिन क्या एक बिजनेस करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत है? नहीं। आप अगर 10th फेल भी हैं, 12th फेल भी हैं, तो भी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो भी आप मैनेजर बन सकते हैं। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, नो बैरियर ऑन एंट्री। मैं आपको नहीं रोक सकती बिजनेस करने से, आप मुझे नहीं रोक सकते। अगली चीज आती है प्रोफेशनल एसोसिएशन। माने कि क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइसेंस देता है बिजनेस करने का, मैनेजर बनने का? तो सीए के पास इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, लॉयर्स के पास है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, डॉक्टर्स के पास है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही क्या मैनेजर्स के पास कोई इंस्टीट्यूट है? नहीं, मैनेजर्स के पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो उनको लाइसेंस देता है। देखो, ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं ना, आईसीएआई है, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये ऐसे ही नहीं बने हुए कि बस आपको जो है एक सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं, ये आपको एक प्रॉपर लाइसेंस देते हैं ये काम करने का। एंड अगर आपने कुछ भी गलत किया, कुछ भी इनके रूल्स फॉलो नहीं किए, तो ये आपका लाइसेंस रद्द हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कबीर सिंह मूवी देखी है, कबीर सिंह मूवी में क्या हुआ था? वो डॉक्टर था, उसके पास डॉक्टरी का लाइसेंस था, लेकिन उसने रूल्स फॉलो नहीं करे थे। उसने ऑपरेशन किया था इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में, तो उसका लाइसेंस 5 साल तक रद्द हो गया था। क्या ऐसी कोई बॉडी है जो एक मैनेजर को लाइसेंस देती है मैनेजमेंट करने का? तो जी नहीं, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक मैनेजर को लाइसेंस देती है मैनेजमेंट करने का, और ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो आपको लाइसेंस दे और आपका लाइसेंस कल को रद्द कर दे, तो आपको किसी के रूल्स रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करने, तो नहीं। क्या कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने हैं? तो जी नहीं। आपकी मर्जी, आप अपने बिजनेस में जो जैसे करना चाहो आप कर सकते हो, कोई इस दुनिया में आपको रोक नहीं सकता। सो देयर इज नो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेसमैन। सीए के लिए है यस, डॉक्टर्स के लिए यस, लॉयर्स के लिए यस, मैनेजर्स के लिए नो। सो दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। एंड लास्ट इज सर्विस मोटिव। क्या सीए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? हाँ, सीए कोई सामान नहीं बेच रहा, आपको कोई गुड्स नहीं बेच रहा, सर्विस दे रहा है। डॉक्टर सर्विस दे रहा है, सामान नहीं दे रहा। लॉयर सर्विस दे रहा है। तो क्या मैनेजर सर्विस दे रहे हैं? हाँ, मैनेजमेंट मैनेजर्स भी आपको जो है सर्विस दे रहे हैं, कोई सामान, कोई गुड्स आपको सेल ऑफ नहीं करे। तो हाँ, मैनेजमेंट एक सर्विस मोटिव के लिए करी जाती है। अब देखो, हमारे पास 5 पॉइंट्स थे। आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5 में मार्क्स दे सकती हूँ मैनेजमेंट को। 2 पॉइंट्स मैनेजमेंट क्वालिफाई करता है, 3 पॉइंट्स में मैनेजमेंट हार चुका है इस पर्टिकुलर केस में। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, आज की डेट में मैनेजमेंट इज
नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। क्या पता कल को बन जाए, कोई बॉडी आ जाए जो हमें लाइसेंस दे, क्या पता कल को कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हो जाए, बट आज की डेट में तो नहीं है और कल किसी ने देखा नहीं है। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन अप्लाइड साइंस, बट मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अगली चीज मेरे पास आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत आसान चीज है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास 3 होते हैं। सबसे पहले मेरे पास आता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके नीचे आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और उसके नीचे आता है मेरा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो देखो, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट वो होते हैं जो हमारे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएफओ इस तरीके की पोजीशंस होल्ड करते हैं। इनका काम क्या होता है, सारे प्लान्स ये लोग बनाते हैं, सारे ऑर्डर ये लोग पास करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का बजट ये लोग बनाते हैं, जितने भी रूल्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सब कुछ ये लोग बनाते हैं। ठीक है, इन सब का क्रिएशन ये लोग करते हैं, सारे प्लान्स का, सारे रूल्स रेगुलेशंस का, सारे हमारे बजट का, सारे ऑर्डर्स इनके थ्रू पास किए जाते हैं। फाइनल डिसीजन मेकिंग भी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। फाइनल डिसीजन मेकिंग इन्हीं की होती है। इसकी एग्जांपल्स क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएमओ चीफ मैनेजमेंट सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो इस तरीके के जो है रोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो टॉप लेवल पर आते हैं। तो ये लोग जो है सारे प्लान्स करते हैं, सारे प्लान्स बनाते हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, सारे ऑर्डर पास करते हैं, एंड हर चीज के लिए फाइनल डिसीजन मेकिंग इन्हीं का होता है। नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं मिडिल। मिडिल को आप इससे याद कर सकते हो, मिडिल मतलब मिडिल मैन, ऊपर और नीचे वालों के बीच का लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल। क्या करते हैं, टॉप लेवल से ये लोग क्या पूछते हैं, सारे रूल्स, सारे प्लान, सारे ऑर्डर्स टॉप लेवल से ये लोग लेकर आते हैं, और वो सारे ऑर्डर्स किसको देते हैं, लोअर लेवल तक वो सारे ऑर्डर पहुंचाते हैं। एंड इन रिटर्न लोअर लेवल से ये लोग क्या लेकर आते हैं, लोअर लेवल से बदले में ये लोग फीडबैक लेकर आते हैं, उनसे काम करवाते हैं, काम लेकर के आते हैं। जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर की फुलफिलमेंट कौन कर रहा है, लोअर लेवल, लेकिन वो करवा कौन रहा है, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल क्या करता है, टॉप लेवल से पूछता है प्लान्स, पॉलिसीज, ऑर्डर्स के बारे में, उन सभी को लोअर लेवल तक पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है, एंड बदले में जो लोअर लेवल है जब वो काम कर देता है, उनके काम को टॉप लेवल तक पहुंचाता है, कुछ भी फीडबैक है वो सारी चीजें लोअर लेवल से मिडिल लेवल जो है टॉप लेवल तक पहुंचाता है। तो मिडिल लेवल का मेन काम क्या है, एक लिंक की तरह एक्ट करना बिटवीन द टॉप एंड द लोअर लेवल। अच्छा, वन मोर थिंग, हमारे जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज है इनको भी रिक्रूट कौन करते हैं, हमारे मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज रिक्रूट करते हैं एज पर द रूल्स रेगुलेशंस दैट आर गिवन बाय द टॉप लेवल। ठीक है जी। लास्टली हमारे पास आते हैं लोअर लेवल के एम्प्लॉयज, जिसको हम सुपरविजन या ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अब देखो ये कौन है, तो बेसिकली ना इनके भी नीचे लोग होते हैं, कौन होते हैं, लेबर, जो एक्चुअल में जाके फैक्ट्रीज में हमारी प्रोडक्शन और सारे काम कर रही है। एक्चुअल में काम कर कौन रहा है, ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो काम कर रहे हैं वो जरूरी तो नहीं अपने आप से अच्छे से काम करेंगे, वो लोग गलतियां भी करेंगे, वो लोग आलस भी करेंगे, वो लोग छुट्टी भी करेंगे। तो उनका सुपरविजन कौन करेगा, उनका सुपरविजन करेगा हमारे लोअर लेवल के लोग। तो टॉप लेवल ने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को टॉप लेवल ने किसको बताया, सिर्फ मिडिल लेवल के 2-4 लोगों को बताया। मिडिल लेवल ने क्या किया, लोअर लेवल पे जो बहुत सारे लोग हैं सबको अच्छे से बिठा के मीटिंग लेके समझाई एक एक सारी चीज, और फिर लोअर लेवल क्या करता है, सुपरवाइज करता है, दिन रात सारे काम कौन करवाता है, लेबर से, हमारी सुपरविजनरी या लोअर लेवल के लोग। इनका मेन काम क्या है, फैक्ट्री लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे खड़े होना, सुपरवाइज करना, हर चीज का चेकिंग करना, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कोई लड़ाई हुई है लड़ाई को सॉल्व करवाना, कोई काम नहीं कर रहा तो वो देखना, किसी ने छुट्टी करी है तो वो देखना। ठीक है जी। एंड फिर ये लोग जब काम करवाते हैं तो मिडिल लेवल को फिर अपना सारा फीडबैक वापस बताते हैं, जो मिडिल लेवल वापस जाके टॉप लेवल तक पहुंचा के आता है। सो इन शॉर्ट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। टॉप लेवल जिसमें सीईओ, सीएमओ, सीएफओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग आते हैं। मिडिल लेवल जिसमें हमारे कौन आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, इसमें कौन आते हैं, हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स हमारे इसमें आते हैं। ठीक है जी। किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोई हेड होगा, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच का कोई मैनेजर होगा, वो हमारे मिडिल लेवल पर
आ जाते हैं। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होंगी। चलो अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ से देखो हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज शुरू होती है, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होती है। अब देखो हमने क्या बोला था, मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है कामों को पूरा करने का। हमारा कुछ गोल होगा, उस गोल को रीच करने के लिए हमें ना बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ के देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि आपको जो है लेट्स से दिल्ली पहुंचना है। ठीक है जी, अब दिल्ली पहुंचने के लिए आपको जो रास्ता अपनाना पड़ेगा वो सारा रास्ता आपका क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे शहर आएंगे, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स भी आ सकती है, पंजाब आ सकता है, हरियाणा आ सकता है, यूपी आ सकता है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स आ सकती है उसके बीच में आपके पास। उस सारे रास्ते में हम जो जो काम करते करते पहुंच रहे हैं, वो सारे काम क्या है, हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, गोल क्या है, ये हमारा गोल है, हमें इस गोल तक पहुंचना है। इस गोल तक पहुंचने के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, वो काम है मैनेजमेंट। क्या क्या काम कर रहे हैं, वो सारे क्या है, हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अब हम देखते हैं हमें क्या क्या काम करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। सबसे पहला काम जो मुझे करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए, वो काम होता है प्लानिंग का काम। सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, प्लानिंग का काम। मुझे प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपने गोल्स ही सेटअप करती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो ये जानना है किस दिशा में जाना है। अरे भैया दिल्ली की तरफ जाना है कि मुंबई की तरफ जाना है, सबसे पहले तो दिशा पता होनी चाहिए, किस दिशा में हमें जाना है। तो गोल्स अपने सेटअप करते हैं, फिर हम यहाँ पर अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर हमें जो है सारे काम करने रहते हैं। ठीक है जी, फिर हम यहाँ पर अपनी कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर्स बनाते हैं, कुछ प्लान्स बनाते हैं, जिन पॉलिसीज या प्रोसीजर्स, प्लान्स के अकॉर्डिंग हमें अपने सारे काम करने होते हैं। तो देखो ये ना हम जो सारा काम कर रहे हैं, ये सारा हम बेसिकली ऑन पेपर काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ अपने ऑफिस में एसी में बैठ के ऑन पेपर सोच रहे हैं कि हमें काम कैसे कैसे करने हैं। नंबर 2, जब हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा फंक्शन, विच इज माई फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या मुझे बोलता है, राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स राइट प्लेस। मतलब कि हमारे पास बहुत सारे काम होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में। देखो जब भी हमने सोचा है अपना गोल जो है, इस गोल को पूरे करने के लिए बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ काम हमें करने पड़ते हैं। अब मैं सबको अलग अलग करूं तो वो बहुत हौच पौच हो जाता है। इसकी जगह पे मैं क्या करती हूँ, इन कामों को क्या करती हूँ, फाइंड आउट करती हूँ सिमिलर काम कौन से हैं, सिमिलर फाइंड आउट करके उनका एक ग्रुप बना देती हूँ, और उस ग्रुप को मैं क्या बोल देती हूँ, एक डिपार्टमेंट बोल देती हूँ। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ के देखो कि मान लो आपका ये वार्डरोब है, आपके वार्डरोब में टोटल 100 कपड़े हैं, जिसमें कुछ एक टॉप भी है, कुछ एक आपकी जीन भी है, कुछ एक आपकी ड्रेसेस भी हैं। ठीक है ना, दे कैन बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स। अब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ अलग अलग पड़ा है। आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, टॉप सारे एक जगह, जीन सारी एक जगह, हमारी ड्रेसेस सारी एक जगह, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर चीजों को फाइंड आउट करते हैं, सिमिलर चीजों का ग्रुप बनाते हैं, और उनको क्या हम नाम दे देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अंडर ऑर्गेनाइजिंग वे फाइंड आउट कौन सी सिमिलर चीजें हैं जो एक ही डिपार्टमेंट के अंडर आ सकती है। जैसे कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा किसके अंडर आ जाएगा, वो सारे का सारा एचआर डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएगा। नंबर 3, डिपार्टमेंट तो बना दिया, उसमें काम करने के लिए लोग भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टाफिंग, अपने एम्प्लॉयज को फाइंड आउट करना, फिर उनको जो है उनका प्रॉपर इंटरव्यू और टेस्ट और प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉलो करना, उनका फाइनल सिलेक्शन करना, फिर उनकी ट्रेनिंग करना, फिर उनको जो है सैलरी रीइंबर्स करना, सारे काम किस में आएंगे, स्टाफिंग में। नंबर 4 पे हमारे पास आएगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन दिखाना, हमें रास्ता दिखाना है अपने एम्प्लॉयज को कि आपको काम क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि एम्प्लॉयज को नहीं पता ना, ये तो टॉप लेवल ने बैठकर सोचा था कि भैया ये गोल्स हैं हमारे, ऐसे ऐसे हमने प्लान किया है। एम्प्लॉयज को कौन बताएगा आपके रूल्स रेगुलेशंस प्लान्स प्रोसीजर्स गोल्स, कौन बताएगा, एम्प्लॉयज को तो बताना पड़ेगा। सो डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं,
अपने एम्प्लॉयज के साथ हर चीज बहुत अच्छे से बैठकर इन डिटेल कम्युनिकेट करते हैं। एंड लास्टली हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज को चेक करते हैं इन्होंने काम सही से करा या नहीं। ज्यादा छुट्टी ली तो छुट्टी का पैसा कटेगा, काम गलत किया तो समझाया जाएगा, काम सिखाना, एवरीथिंग उनके ऊपर सुपरविजन करना, उनके ऊपर ध्यान रखना कि हमारे एम्प्लॉयज कोई भी गलती ना करे, हर काम को सही से करे। और यही हमारे क्या बन जाते हैं, 5 चैप्टर बन जाते हैं बुक नंबर 1 के। तो हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आते हैं एंड इनमें में से किसी भी फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर आप सेम टू सेम एज मैनेजमेंट लिख सकते हो, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, परवेसिव, एवरीथिंग। ठीक है, तो क्या 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, दैट्स इट। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है एंड आई थिंक ऐसा कोई ये नया वर्ड नहीं है कि आपने लाइफ में पहली बार कोऑर्डिनेशन वर्ड सुना होगा। बहुत बार हमने अपनी लाइफ में वर्ड सुना होता है कोऑर्डिनेशन, कि चल यार अच्छे से कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, 2 डिपार्टमेंट्स होंगे, 2 लोग होंगे, वो लोग आपस में बात कर लें सो दैट वो लोग जो भी काम कर रहे हैं मिलजुल के कर लें, सो दैट ऐसा ना हो कि एक पर्सन ने कुछ और कर दिया, दूसरे ने कुछ और कर दिया, या दोनों ने सेम ही काम कर दिया। 2 काम थे, दोनों ने एक ही काम कर दिया, दूसरा काम किसी ने किया नहीं, या दोनों ने बिल्कुल ही ऑपोजिट काम कर दिया कि जो बिल्कुल ही हेल्पफुल नहीं है। तो अगर हम दोनों लोग क्या करेंगे, मिलकर काम करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन। वो बोलते हैं ना, एक और एक 2 नहीं होते, 11 बन जाते हैं। तो जब आप दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, आप क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन का सबका काम जो है आसान हो जाएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू कूंट्स एंड ओडोनल, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts towards the accomplishment of group goals। देखो क्या बोला जा रहा है, अंडर कोऑर्डिनेशन हमें क्या चाहिए, हार्मनी चाहिए। हार्मनी मतलब एकता, हमें हार्मनी चाहिए, एकता चाहिए। किसकी एकता, हर इंडिविजुअल के एफर्ट की, सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को इकट्ठा करना है ना, हारमोनी में लेकर आना है, सो दैट सब लोग मिलकर काम कर सके। किसी को भी किसी के अगेंस्ट ना काम कर रहा हो कोई, या कोई काम हमारा ओवरलैप ना हो जाए, 2 लोग सेम काम ना कर बैठे। एंड क्यों करना है हमें ये काम, फॉर अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। अब देखो, हम कोऑर्डिनेशन, हारमोनी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जरूरी है, क्योंकि ना एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो एक सिंगल यूनिट है। पूरी की पूरी कंपनी एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, मैं मानती हूँ उस कंपनी के बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। एक उसका सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक उसका फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक उसका एचआर डिपार्टमेंट होगा, एंड सो ऑन। अब ये सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग गोल होगा। इसका गोल होगा कि हमें मिनिमम बजट में काम करना है। इसका गोल होगा कि हमें तो जी मैक्स टू मैक्स सेल्स करनी है। इसका गोल होगा हमें अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना है। लेकिन ये सारे कर क्यों रहे हैं, वो एक ओवरऑल पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए तो कर रहे हैं सब लोग काम। तो जब तुम सब काम ही एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, एक गोल के लिए कर रहे हो, तो साथ मिलके क्यों ना करो, राइट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करना है। ऐसा ना हो कि ये अपनी सेल करने के चक्कर में बजट से बहुत बाहर चला जाए। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि ये एम्प्लॉयज लाने के चक्कर में कोई भी एम्प्लॉय ले आए, ऐसा ना हो कि भाई जो भी दिखा उसी को पकड़ कर ले आए, नहीं। तो कोऑर्डिनेशन करना है, ये अपना बजट बताएगा, उसी बजट के अकॉर्डिंग जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो सेल करने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना है, एकता लेकर आनी है सभी इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स में, सो दैट हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं वो फटाफट से अच्छे से पूरे हो जाए। कोई किसी के अगेंस्ट काम ना करे, कोई अलग दिशा में जाकर काम ना करे, या काम ओवरलैप ना हो जाए, 2 लोग सेम काम ना कर बैठे, टाइम का वेस्टेज ना हो, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी काम में आ जाए। ठीक है जी। तो क्या बोलता है, देखो कोऑर्डिनेशन, अगेन इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक सेम रहने वाले हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को इकट्ठा कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला है मैम की तरफ से, मैम ने बोला है कि एक लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाना है 20 पेजेस का, और 3 लोगों ने मिलकर बनाना है। तो अगर ये 3 लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है, लेट्स से
तीनों लोग जो है 20-20 पेज बनाकर आ जाए, बिल्कुल ही ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो गई। या फिर तीनों ने सोचा मैं तो पहले 5 पेज बना देता हूँ, बाकी के देखे जाएंगे, तो तीनों ने पहले 5 पेज बना दिए, वो भी गलत हो जाएगा, है ना। या फिर एक ने दूसरे टॉपिक पे बना दिया, दूसरे ने दूसरे टॉपिक पे बना दिया, तीसरे ने तीसरे टॉपिक पे बना दिया, अब फिर से पंगा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेशन करनी है, ताकि पूरे प्रोजेक्ट का, पूरे ग्रुप का जो काम है वो एक साथ हो, सिमिलर हो और इजी हो जाए। यूनिटी आती है, एकता आती है, यूनिटी आती है आप सबके एक्शंस में। कंटिन्यूअस है, अगेन ये भी एक बार करके नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैम ने प्रोजेक्ट दिया है, 3 लोग साथ मिलकर करे, एक बार तो इन्हें कोऑर्डिनेट कर लिया कि तू पहले 5 पेज कर, मैं बाकी के 5 पेज करता हूँ, मैं बाकी के 5 पेज करता हूँ, एक बार तो कोऑर्डिनेट कर लिया, लेकिन इट डजंट मीन कि दोबारा कभी नहीं करना। टाइम भी कोऑर्डिनेट करना है, कॉन्टेक्स्ट भी कोऑर्डिनेट करना है, टॉपिक्स भी कोऑर्डिनेट करने होंगे, बहुत चीजें चाहिए। सो कॉन्टिन्यूसली करना पड़ेगा, एक बार करके नहीं हो सकता। परवेसिव मतलब फिर से एवरीवेयर, हर देश में, हर सिटी में, हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में कोऑर्डिनेशन भी करनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर, अब ना बहुत बार क्या होता है, जो एम्प्लॉयज है वो खुद से कोऑर्डिनेशन नहीं करते, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की। कोऑर्डिनेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजर की, कि वो सारे एम्प्लॉयज को साथ में बिठाए, उन सबकी दोस्ती करवाए, उन सब में कोऑर्डिनेशन करवाए, उन सबको एक दूसरे के साथ मिलाए जुलाए, सो दैट सारे एम्प्लॉयज आपस में साथ मिलके खुशी खुशी काम कर सके। अब एम्प्लॉयज बहुत बार इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको डर लगता है दूसरे से बात करने में, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैनेजर की। एंड लास्टली क्या पॉइंट है, डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मतलब कि अपने आप से नहीं हो सकता यार कि एम्प्लॉयज आए और खुद से कोऑर्डिनेट कर ले, ये हमें जानबूझ के सोच समझ के करना ही पड़ेगा। अपने आप से नहीं हो सकता कि सबने अलग अलग काम कर दिया, अपने आप नहीं हो सकता कि ये पहले 5 पेज करेगा, ए पहले 5 पेज करेगा, बी अगले 5 और सी अगले 5, ये अपने आप नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस होगा, है ना ये, ऐसा नहीं हो सकता। इनको सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पहले 5 करूंगा, तू अगले 5 करेगा, तू अगले 5 करेगा। सो दिस इज डेलिब्रेट, सोची समझी साजिश है, सोचा समझा काम हमें ये करना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, पूरे ग्रुप के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, एक बना देता है। यूनिटी आती है, कॉन्टिन्यूसली करते हैं, परवेसिव है, हर जगह होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर है, एंड डेलिबरेटली हम ये काम करते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगेन सिमिलर तरीके की इंपॉर्टेंस रहने वाली है। पहला क्या है, ग्रोथ इन साइज। ऑर्गेनाइजेशन के साइज में ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ होगी उसकी, जब उसके सारे एम्प्लॉय, सारे डिपार्टमेंट साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि ना तो काम ओवरलैप होगा, ना ही काम में कोई डिले होगा, ना ही काम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ना ही लोग अलग अलग काम करेंगे, तो बहुत सिमिलर काम होगा, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, ग्रोथ इन साइज हमें देखने को मिलेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, हम हर इंसान को अलग काम बांट सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्टिकुलर स्किल सेट, देयर पर्टिकुलर एक्सपर्टीज। हम सबके एक्सपर्टीज के बेसिस पर सबको अलग अलग जो है काम बांट सकते हैं। जैसे ही हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में था कि हमने बोला ए जो है वो पहले 5 करेगा, क्या पता तो उसकी एक्सपर्टीज हो उस टॉपिक में, सी जो है ये करेगा, क्या पता तो उसकी एक्सपर्टीज हो उस टॉपिक में, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाता है, सबका अपने अपने पर्टिकुलर काम के अकॉर्डिंग जो है उनको काम अपना मिलता है। ठीक है, अपने पर्टिकुलर स्किल सेट के बेसिस पर उनको काम मिलता है। स्पेशलाइजेशन आ जाती है, जब आप एक ही काम बार बार करेंगे तो आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ए को बोला है, एक ही सिंगल टॉपिक दिया है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक के ऊपर हमेशा काम करना है जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, तो ए जो है उस टॉपिक में स्पेशलाइज हो जाएगा, बेस्ट बन जाएगा, ए से अच्छा कोई और होगा ही नहीं उस टॉपिक में। तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है जब आप एक ही काम बार बार रेपिटेटिवली करते हो, और वो कब हो सकता है, जब आप कोऑर्डिनेट करोगे, आप कोऑर्डिनेट करोगे और डिसाइड करोगे कि किसने क्या काम करना है। एक इंसान को एक पर्टिकुलर काम सौंपा जाएगा, जब वो सेम काम बार बार करेगा तो क्या आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। एंड लास्ट हमारे पास क्या आता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। हर प्रोसेस ना आपस में इंटरडिपेंडेंट होता है। बहुत बार क्या होता है ना, सारे काम आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल पहले अगर 5 पेजेस होंगे तभी अगले 5 पेजेस हो पाएंगे, तभी अगले 5 पेजेस हो पाएंगे, ऐसी इंटरडिपेंडेंस हमें बहुत बार देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमें एक टी शर्ट बनानी है तो टी शर्ट में सबसे पहले जो है कपड़े को काटना पड़ेगा, फिर उसको शायद डाई करना पड़ेगा, फिर हमें उसके ऊपर कुछ और काम करना पड़ेगा। तो बहुत बार एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में काम होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब तक स्टेप नंबर 1 नहीं होगा तब तक हम स्टेप 2 पे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, स्टेप 3 पे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन करी जाती है कि स्टेप 1 कितनी देर में होगा, तब तक स्टेप 2 कितना करना है, फिर स्टेप 3 कैसे करना है, वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होती है क्योंकि हमारे सारे प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी। सो विद दिस हमारा पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का खत्म होता है, विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या क्या पढ़ा है इसमें हमने कि हमारी मैनेजमेंट क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसका नेचर क्या है, इसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है। एंड हमने खत्म किया है एक लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर के साथ, विच इज कोऑर्डिनेशन। आई होप पूरे का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड बेल आइकन दबा दीजिए, सो दैट हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।